रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, जिसे शाहिद अहमद दहलवी ने तहरीर किया है। हम सबक का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, मुश्किल अल्फाज, मुश्किल तरकीब, उनके मानी, उनकी वजाहत पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हमने सबक में मौजूद मश्की सवालात भी हल कर लिए हैं। आज हम मिर्ज़ा मोहम्मद सईद के वो इजाफी सवालात करेंगे जो मश्क में नहीं दिए गए लेकिन पर्चों में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद किसकी तहरीर है? यानी मुसन्निफ का नाम लिखना है हमने। तो इसका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद सईद शाहिद अहमद दहलवी की तहरीर है। सवाल नंबर 2, शाहिद अहमद दहलवी के इब्तिदाई हालात जिंदगी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं शाहिद अहमद दहलवी 1906 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुआ। वो डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी के पोते और मौलवी बशीरुद्दीन अहमद के फर्जंद थे। 1925 ईस्वी में उन्होंने एफसी कॉलेज लाहौर से एफएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन शदीद बीमार होने की वजह से तिब्बी तालीम जारी नहीं रख सके। बाद अज़ां दिल्ली से अंग्रेजी अदबियात में बीए ऑनर्स किया। इसके साथ साथ एमए फारसी का इम्तिहान भी पास किया। आपका इंतकाल 1967 ईस्वी में हुआ। सवाल नंबर 3, शाहिद अहमद दहलवी को किन एजाजात से नवाजा गया? तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं 1963 ईस्वी में शाहिद अहमद दहलवी को उनकी मजमूई अदबी खिदमात की बिना पर तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। सवाल नंबर 4, शाहिद अहमद दहलवी ने किसके मशवरे पर खाका निगारी शुरू की? इसका जवाब लिखा जा सकता है शाहिद अहमद दहलवी ने डॉक्टर जमील जालबी के मशवरे पर खाका निगारी शुरू की। सवाल नंबर 5, शाहिद अहमद दहलवी के उसलूबे बयान पर नोट तहरीर कीजिए। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुसन्निफ या शायर के तारुफ में से पूछे जाने वाले सवालात में सबसे अहम तरीन सवाल उसलूबे बयान के मुतालिक ही होता है। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि शाहिद अहमद दहलवी उर्दू जुबान के साहिब तर्ज अदीब हैं। वो जुबान बयान पर कामिल उबूर रखते हैं। उनकी जुबान आसान और आम फहम है। वो मौसीकार भी थे, लेकिन उर्दू अदब ही उनकी असल पहचान है। उन्होंने गंजीना गोहर और बज़्म खुश नफ्सा के नाम से खाकों के मजमूए भी तहरीर किए। सवाल नंबर 6, शाहिद अहमद दहलवी के खाकों के मजमूओं के नाम बताइए। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं शाहिद अहमद दहलवी के खाकों के मजमूओं के नाम मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 गंजीना गोहर, नंबर 2 बज़्म खुश नफ्सा। सवाल नंबर 7, शाहिद अहमद दहलवी की अहम कुतुब के नाम बताइए। तो अहम कुतुब में खाकों के मजमूए और तमाम किताबें आ जाएंगी। हम लिख सकते हैं शाहिद अहमद दहलवी की अहम कुतुब के नाम मंदरजा झैल हैं। अब इसमें हम नंबर डाल के लिख देंगे। नंबर 1 गंजीना गोहर, नंबर 2 बज़्म खुश नफ्सा, नंबर 3 उजरा दियार, नंबर 4 दिल्ली की बगता, नंबर 5 धान के खेत। सवाल नंबर 8, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिन्फ़े अदब के लिहाज से क्या है? तो इसका जवाब होगा मिर्ज़ा मोहम्मद सईद सिन्फ़े अदब के लिहाज से मजमून है। सवाल नंबर 9, मुसन्निफ को मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की वफ़ात की खबर कैसे मिली? हम इसका जवाब लिख सकते हैं मुसन्निफ शाहिद अहमद दहलवी को मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की वफ़ात की खबर अखबार के ज़रिए मिली और वो इस बात पर परेशान रह गए
ये अब इस बात पर परेशान हो गए कि मिर्जा मोहम्मद सईद को इस दुनिया से गुजरे 3 हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इस बात की खबर ना हो सकी। सवाल नंबर 10, मिर्जा साहिब की वफात पर मुसन्निफ के क्या तासुरात थे? तो इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं कि मिर्जा साहिब की वफात पर मुसन्निफ को निहायत अफसोस था और उन्हें यह महसूस होता था कि चूंकि हम बहैसियत कौम अपने साहिब कमाल लोगों से और उनके फन से गाफिल हैं, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने हमारी गफलत की सजा देते हुए मिर्जा साहिब जैसे साहिब कमाल शख्स को हमसे अचानक। सवाल नंबर 11 है, मिर्जा साहिब खामोशी से काम क्यों करते थे? तो इसका जवाब लिखा जा सकता है, मिर्जा साहिब खामोशी से काम इस वजह से करते थे क्योंकि वो शोहरत से घबराते थे और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आना भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने इतनी खामोशी से काम किया कि खुद उनके जमाने के अक्सर लोग भी उनके इल्मी और अदबी कारनामों से नावाकिफ थे। सवाल नंबर 12, सर अब्दुल कादिर कौन थे और उनका जिक्र दरसी किताब के किस सबक में किया गया है? तो इस सवाल का जवाब लिखा जा सकता है, शेख सर अब्दुल कादिर मारूफ अदीब और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के गहरे दोस्त थे। उनका जिक्र हमारी दरसी किताब के सबक मिर्जा मोहम्मद सईद में किया गया है। सवाल नंबर 13, मिर्जा साहिब ने अपने दोनों नावल किस तरह छपवाए? इसका जवाब लिख सकते हैं, मिर्जा साहिब ने अपने दोनों नावल बगैर कोई उजरत लिए छपवाए। उन्होंने अपना पहला नावल यास्मीन अपने एक शागिर्द पब्लिशर को बेमुफ्त दे दिया, जबकि इसके कुछ अरसे बाद दूसरा नावल ख्वाब हस्ती भी बगैर कुछ लिए दिए छपवा दिया। सवाल नंबर 14, लाहौर के जिन पब्लिशर ने पैसों का लालच देकर मिर्जा साहिब से लिखवाना चाहा, मिर्जा साहिब ने उससे कैसे जान छुड़ाई? तो इसका जवाब लिखा जा सकता है, लाहौर के वो पब्लिशर जिन्हें गुरूर था कि वो मिर्जा साहिब को 1000 रुपए देकर, जो कि उस जमाने में बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी, मिर्जा साहिब से नावल लिखवा लेंगे। मिर्जा साहिब ने उनके 1000 रुपयों की पेशकश सुनने से पहले ही उनसे यह कह दिया कि वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें 5000 देंगे या 10,000 देंगे, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकते, लेकिन इतनी रकम लेकर भी मिर्जा साहिब कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि इस वक्त वो बहुत अहम काम कर रहे हैं। जब लाहौर के पब्लिशर ने इतनी बड़ी रकम के बारे में सुना तो उन्होंने मिर्जा साहिब से कोई बात किए बगैर ही वहां से रवाना होने में आफियत समझी। यूं मिर्जा साहिब ने उससे अपनी जान छुड़ा ली। सवाल नंबर 15, ताजवर नजीब आबादी कौन थे और उनका सबक में क्यों जिक्र किया गया है? तो हम जवाब लिख सकते हैं कि ताजवर नजीब आबादी नामवर शायर और अदबियात के आलिम थे। उनके शागिर्दों का हल्का खासा वसी था। उनका जिक्र सबक में इस वजह से किया गया है कि मिर्जा मोहम्मद सईद ने अपनी मारकतुल आरा किताब मजहब और बातनियत लिखने के बाद अपने इन्हीं दोस्त यानी प्रोफेसर ताजवर नजीब आबादी के हवाले की थी, जिन्होंने इस किताब को लाहौर से शाया करवाया था। सवाल नंबर 16 है, दिल्ली के उन 2 नौजवानों के नाम लिखिए जिन्होंने सर सैयद की जानिब से इस्लाह पर इल्मी हलकों में नुमाया मुकाम हासिल किया। तो हम जवाब लिख देंगे, दिल्ली के उन 2 नौजवानों के नाम मंदरजा झैल हैं जिन्होंने सर सैयद की जानिब से इस्लाह मिलने पर इल्मी हलकों में नुमाया मुकाम हासिल किया। नंबर 1, प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जाहिदी। नंबर 2, प्रोफेसर मिर्जा मोहम्मद सईद। सवाल नंबर 17 है, मिर्जा साहिब से कौन सी अहम शख्सियत ने इक्तिसाब इल्म किया यानी इल्म हासिल किया? तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं, मिर्जा साहिब से मंदरजा झैल 2 अहम शख्सियत ने इक्तिसाब इल्म किया। नंबर 1, पतरस बुखारी,
جو کہ اردو زبان کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ انگریزی ادبیات کے استاد بھی رہے۔ نمبر 2، سید امتیاز علی تاج، جو کہ اردو زبان کے نامور ادیب اور ڈرامہ نگار تھے، اور انارکلی ان کا معروف ڈرامہ ہے۔ سوال نمبر 18، پطرس کی تحریک پر قائم ہونے والے ادبی حلقے میں کون سے مصنفین شامل تھے؟ اس کا جواب بھی ہم اسی طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ پطرس کی تحریک پر قائم ہونے والے ادبی حلقے میں مندرجہ ذیل مصنفین شامل تھے۔ نمبر 1، ڈاکٹر تاثیر، جو کہ نامور ادیب اور نقاد تھے اور اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل بھی رہے۔ نمبر 2، فیض احمد فیض، جو کہ معروف ترقی پسند شاعر تھے اور زیادہ تر درس و تدریس اور صحافت سے وابستہ رہے۔ نمبر 3، حامد علی خان، جو رسالہ الحمرا کے بانی، ایڈیٹر اور ادیب تھے۔ نمبر 4، حمید احمد خان، جو کہ ادیب اور نقاد تھے اور اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے۔ نمبر 5، چراغ حسن حسرت، جو کہ معروف صحافی، ادیب اور مزاح نگار تھے۔ نمبر 6، محمود نظامی، جو کہ ادیب اور براڈ کاسٹر تھے اور نظر نامہ ان کا بلند پایہ سفر نامہ ہے۔ نمبر 7، غلام عباس، جن کا شمار اردو کے بہت عظیم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ نمبر 8، انصار ناصری، جو کہ ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ سوال نمبر 19، ان ادبی حلقوں کا اجلاس کہاں ہوتا تھا اور اس میں کیا کیا جاتا تھا؟ تو اس کا جواب ہم لکھ سکتے ہیں کہ ان ادبی حلقوں کا اجلاس کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر ہوا کرتا تھا۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا اور اس پر گفتگو کی جاتی تھی۔ سوال نمبر 20 ہے، فیض کی کس بات پر مرزا صاحب جلال میں آ گئے؟ تو ہم اس کا جواب یہ لکھیں گے کہ فیض مرزا صاحب کی علمیت سے ناواقف تھے اور پطرس بخاری کے گھر ہونے والی ایک مجلس میں جب مرزا صاحب سے رائے لی گئی تو مرزا صاحب نے بحث مباحثے سے بچنے کے لیے کہہ دیا کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ فیض کو محسوس ہوا کہ شاید مرزا صاحب اس موضوع سے متعلق کوئی معلومات نہیں رکھتے اور پطرس بخاری کے اشارہ کرنے پر انہوں نے مرزا صاحب سے بھی یہی بات اشارتاً کہہ دی۔ اس بات پر مرزا صاحب جلال میں آ گئے کیونکہ وہ اس موضوع پر معلومات رکھتے تھے، لیکن بحث سے بچنے کے لیے انہوں نے ان معلومات کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن فیض کے اشارتاً بات کہنے پر مرزا صاحب غصے میں معلومات اگلنا شروع ہو گئے اور انہوں نے اس حد تک معلومات اس موضوع پر فراہم کی کہ خود فیض احمد فیض بھی ان کی معلومات کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سوال نمبر 21، مرزا صاحب نے کیسی زندگی گزاری؟ تو اس کا جواب ہے مرزا صاحب نے نہایت سیدھی سادی زندگی گزاری۔ ان کے پاس کوئی گھر کی سواری نہیں تھی، معدے کے مریض تھے، لہٰذا زیادہ تر پیدل چلتے تھے اور صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے اور کھیل تماشے سینما تھیٹر کچھ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ سوال نمبر 22، مرزا صاحب کے سیاسی کردار پر روشنی ڈالیے۔ تو ہم اس کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلم لیگ کونسل کا ممبر بھی چنا گیا۔ سوال نمبر 23، مرزا صاحب کے کردار کی 2 خوبیاں تحریر کیجیے۔ تو جو لاتعداد خوبیاں بتائی گئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی 2 خوبیاں تحریر کر دیجیے۔ ہم جواب لکھ سکتے ہیں مرزا صاحب کے کردار کی 2 خوبیاں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے تھے۔ نمبر 2، مرزا صاحب نہایت سیدھی سادھی زندگی گزارنے کے عادی تھے، وہ کسی بھی قسم کی شان و شوکت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سوال نمبر 24، خاکہ کسے کہتے ہیں؟ اردو زبان کے 2 اہم خاکہ نگاروں کے نام تحریر کیجیے۔
तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं, लेकिन जवाब लिखने से पहले आप खाका की सुर्खी या हेडिंग ज़रूर डालेंगे। खाका की हेडिंग डालने के बाद लिखिए कि किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह नुमाया करना कि उसका तारुफ भी हो जाए मगर वो उसकी सवाने ना हो, खाका कहलाता है। खाके में उस शख्स के अफकार व किरदार, खूबियों और खामियों पर रोशनी डाली जाती है। उर्दू ज़ुबान में मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, शाहिद अहमद देहलवी और मोहम्मद तुफैल ने उम्दा खाके लिखे हैं। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। सबक से जितने भी इजाफी सवालात निकल सकते थे, जितने भी मुमकिना इजाफी सवालात मौजूद थे, उन तमाम सवालात और उनके हल को इन स्लाइड्स में शामिल किया गया है। उम्मीद है आपके लिए मुफीद साबित होंगी। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।